स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। आज हम जो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम ITI TO इलेक्ट्रिशियन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर ITI TO के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इससे अगर आपको कंटिन्यू ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि ऐसी प्रिपरेशन होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पोस्ट को लाइक करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 31st क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 31st क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टेंस मेजर किससे करा जाता है? ओम मीटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनर डायोड में क्या होता है? तो हम जानते हैं जेनर डायोड स्पेसिफिकली रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है कि जो ब्रेकडाउन रीजन पे ऑपरेट करता है जेनर डायोड, तो हम जानते हैं जेनर डायोड बिलो 6 वोल्ट के लिए स्पेसिफाइड होता है, और जो आपका जेनर ब्रेकडाउन बिलो 6 वोल्ट अकर होता है और एवलांच ब्रेकडाउन अबव 6 वोल्ट अबव अकर होता है। तो इसका मतलब है कि ये स्पेसिफाइड होगा फॉर शार्प ब्रेकडाउन अकर्स एट लो रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेनर डायोड में शार्प ब्रेकडाउन अकर्स होता है एट लो रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में किस बाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है? तो आप ये समझ लो कि देखो, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली सही नहीं है कि फिक्स नहीं होता कि ट्रांसफार्मर में जनरल मतलब फिक्स ही है कि सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ टर्न्स या प्राइमरी में कम होंगे, ठीक है। बट ये हम जनरली कंसीडर करते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप होते हैं। इसलिए अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप क्या करोगे? सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्टेप डाउन में क्या होगा? प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, और स्टेप अप में क्या होगा? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे। बट ऐसा जनरली हम कंसीडर करते हैं कि सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स ऑन। पहली चीज़, इंडक्शन मोटर है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद रखना है कि इंडक्शन मोटर मीन्स इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव मीन्स इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मीन्स लैगिंग पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किसी भी इंडक्टर के केस में लैगिंग होगा, किसी भी कैपेसिटर के केस में लीडिंग होगा। तो इधर पे इंडक्शन मोटर है, मीन्स इंडक्टर की बात हो रही है, मीन्स लैगिंग लोड की बात हो रही है। इसीलिए इसमें आपको फिक्स जहाँ पे भी लैग ऑप्शन है आप उसको टिक करोगे, मीन्स 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज डिफाइंड एज। जो माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन होता है? तो लीस्ट काउंट हमेशा फिक्स होता है कि हम मेन स्केल की रीडिंग को हेड स्केल की रीडिंग से डिवाइड करें तो वो लीस्ट काउंट होगा। तो इसमें ऑप्शन देखो, पहला है डिफरेंस बिटवीन, ये नहीं हो सकता। नंबर ऑफ हेड स्केल, ये भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मेन स्केल, ये भी नहीं हो सकता। अगला है वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, देखो मेन स्केल डिवाइडेड बाय हेड स्केल, तो ये होगा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट का रीडिंग। तो आंसर क्या होगा? वैल्यू ऑफ मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीजन। अगला है, इन अ क्लोज सर्किट द सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग अ नोड इज ज़ीरो। ये बहुत आसान सा स्टेटमेंट है कि किसी बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदुओं का कुल योग शून्य होता है। ये कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो ये किरचॉफ का नियम है। अगला देखते हैं,
स्क्रू की पिच होती है, पिच ऑफ स्क्रू इज, तो पिच ऑफ स्क्रू, कोई भी स्क्रू होता है, ITI वालों को ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ पता होगी, कोई भी स्क्रू होता है तो जब उसको कसते हैं तो वो एक्सियल डायरेक्शन में मूव होता है, और कसते जाते मीन्स उसको टाइट करते जाते हैं तो वो एक्सियल डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब वो टोटल एक्सियल लेंथ जो मूव करता है वो उसकी क्या होती है, पिच। तो एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द स्क्रू इज कॉल्ड पिच। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा देती है, मीन्स विच टाइप ऑफ वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये हमेशा कंड्यूट बाइंडिंग में ऐसा होता है कि आपको क्या मिलता है, मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन मिलती है कंड्यूट बाइंडिंग में। तो आंसर क्या होगा इसका, कंड्यूट बाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भट्टी, द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज मेजर्ड बाय, भट्टी का ताप इसके द्वारा मापा जाता है, तो ये होती है उच्च ताप मापी, मीन्स पायरोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो इसका, पायरोमीटर या उच्च ताप मापी, तो ये आपको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने कल डिस्कस किया था कि लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो ये दिख ही रहा है, लेड एसिड बैटरी है तो कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, केमिकल, जहाँ लेड आ गया, एसिड आ गया, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करे। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी, सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, कंडक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबे समांतर धारा प्रवाहित चालकों के बीच का बल। तो हम जानते हैं अगर उनमें दो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं तो वो करंट के प्रोडक्ट के समानुपाती होती हैं और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, उनके बीच का फोर्स, तो आंसर क्या होगा, चालकों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, स्क्रू जैक में जनरली होते हैं, सामान्य रूप से होते हैं, तो कोई भी स्क्रू जैक होगा उसके जो थ्रेड होते हैं वो होते हैं स्क्वायर। कैसे होते हैं, स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, आपको ऑप्शन में देखो, एन इंड्यूस वोल्टेज डेवलप, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी इंडक्शन नहीं होता है डीसी में क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। फिर दूसरा, नो इंड्यूस वोल्टेज डेवलप, ये सही है। तीसरा, द वोल्टेज गैस डबल, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, नो इंड्यूस वोल्टेज डेवलप, मीन्स क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी की तो कभी भी इंडक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध नहीं होते, मीन्स नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती। तो जो भी आपकी ट्रांजिस्टर फैमिली उन सारों में नेगेटिव रेजिस्टेंस पाई जाती है, मीन्स SCR में पाई जाएगी, UJT में पाई जाएगी, बट जो ट्रांजिस्टर फैमिली में वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस हैं, मीन्स FET है ना, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, उसमें कोई नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आंसर होगा FET। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संधारित्र की धारिता के द्वारा प्रभावित नहीं होती, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। D मीन्स प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस, A मीन्स एरिया, एप्सिलॉन मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आप ऑप्शन देख के समझ गए कि इसका आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। तो जो ऑब्वियसली जो फिक्स मेटल्स होंगे वो इसके
चुंबकत्व को हमेशा ग्रिप करके रखेंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ एक लौता सॉफ्ट आयरन होगा जो परमानेंटली ग्रिप नहीं करता है मैग्नेटिज्म को। ठीक है, आंसर क्या है? सॉफ्ट आयरन। फिर अगला क्वेश्चन है एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म। ये हम जानते हैं एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2Vm/π। किसी भी एवरेज क्वांटिटी की वैल्यू होती है, कोई भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू हमेशा 2Vm या 2Em/π। तो इसका आंसर क्या होगा? 2Emax/π। फिर द कोर ऑफ सोलेनॉइड इज यूज्ड। जो परिनालिका के कोर का होता है वो जनरली किससे बना होता है? तो वो बना होता है सॉफ्ट आयरन से। किससे बना होता है? सॉफ्ट आयरन से। तो इसका आंसर क्या होगा? रटूलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है? तो सब जानते हो आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट करता है फ्लक्स के पाथ को। इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस है उसमें कमी आती है, और जो आयरन लॉस, क्योंकि इसका पाथ डिस्टर्ब होने से ये जो स्टेटर ऑफ दी मशीन है उसकी तरह मूव करता है। इसका मतलब आयरन लॉस बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रिडक्शन इन ईएमएफ इंड्यूस एंड इम्प्रूव इन आयरन लॉसेस। मतलब आयरन लॉसेस में बढ़ोतरी और ईएमएफ इंड्यूस में कमी। फिर अगला है फ्यूज रेटिंग किस में डिनोट होती है? तो फ्यूज बेसिकली ऑपरेट होता है करंट पे, इसलिए इसकी रेटिंग भी हमेशा क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु संधारित्र मीन्स द ओम मीटर रीडिंग ऑफ शॉर्टेड कैपेसिटर, या शॉर्ट कैपेसिटर के ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी? अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो उसका ओम मीटर मीन्स रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है? जब वो शॉर्ट हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होती है, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक है, फिर अगला है द सिंक्रोनस मोटर विल रन ओनली इफ इट हैज़। सिंक्रोनस मोटर तभी चल सकती है जब उसके पास स्लिप कितनी हो? 0। सिंक्रोनस मोटर की खास बात ही यही होती है कि इसकी स्लिप कितनी होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर जुड़े होते हैं। तो जो हमेशा जनरेटिंग स्टेशन होती है उसमें जो जनरेटर होते हैं वो लगे होते हैं किसमें? आपके स्टार कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी फ्यूज तार में सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? मतलब सबसे जल्दी वो पिघल जाता है क्योंकि उसके कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो वो वायर होते हैं सिल्वर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर वायर। फिर अगला है कि फॉर लो इंटरमिटेंट एंड लाइट एंड हैवी लोड्स के लिए मीन्स हल्के, अनिरंतर और भारी लोड, इन तीनों के लिए कौन सी मोटर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? तो वो मोटर होती है आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड। ये सारे लोड्स के लिए इक्वल वर्क करते हैं। ठीक है, अगला है जो साइनसोइडल वो फॉर्म होती है उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन होती है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू डिनोट होती है 2Vm/π से, एवरेज वैल्यू डिनोट होती है 2Vm/π से, और आरएमएस होती है Vm/√2 से। तो Vm कैंसिल कर दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा π/2√2, और इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू फिक्स आती है 1.11। तो इसका आंसर कितना होगा? 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है? तो सेल्फ इंड्यूस मतलब कॉइल का खुद का। तो आंसर क्या होगा? ईएमएफ डेवलप्ड इन कॉइल ड्यू टू इट्स ओन इंडक्टेंस। कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पावर स्टेशन इज भाखड़ा? है ना, भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा, वहीं पे आपको एक
शक्ति यंत्र मिलेगा जो किस पे, ऑब्वियसली किस पे डिपेंड होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वोल्ट की लाइन में कौन से टाइप के एंड पे कौन से टाइप के इंसुलेटर यूज़ होता है? तो वो होते हैं जनरली पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, डेड एंड पे जो इंसुलेटर यूज़ होते हैं 11 वोल्ट की लाइन पे वो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं। फिर लोह चुंबकीय मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो चुंबक की तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं, मतलब स्ट्रांगली अटैच्ड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो वो कहलाएंगे आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फिर अगला है एक ACSR कंडक्टर का फंक्शन मेनली क्या होता है? तो इसका मेनली फंक्शन होता है क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो ये वायर को सपोर्ट देता है मैकेनिकल टेंशन को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, फिर अगला है किसी भी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर से कलेक्टर के बीच की रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? तो ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, और ये जनरली 10,000 और मोर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 10,000 और मोर। फिर अगला है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सेल्फ और म्यूचुअल दोनों पे वर्क करता है, बट मेनली ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स अन्योन प्रेरण। अगला है अगर 2 वॉट मीटर हैं और ये क्या करते हैं कि जब इनको 3 फेज वॉट मीटर पावर के लिए, बैलेंस पावर के लिए यूज़ होते हैं, पावर को रीड करते हैं, तो 1 वॉट मीटर की रीडिंग अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि एंगल कितना हो गया है? 60 डिग्री से अबव चला गया है 1 वॉट मीटर का। तो इसका मतलब है एक लैग कर रहा होगा फ्रॉम बाय 60 डिग्री एंड अबव एंगल। ठीक है, इसीलिए इसकी रीडिंग हमेशा एक की नेगेटिव आएगी, एक की पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट मीटर में क्या होती है? तो हम जानते हैं वॉट मीटर में 2 कॉइल होती हैं, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। मीन्स वोल्टेज कॉइल भी होती है और पोटेंशियल कॉइल भी होती है। तो आंसर क्या होगा? C, 1 करंट कॉइल एंड 1 पोटेंशियल कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लास की जो फायर होती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन सी मेथड जनरली यूज़ होती है? तो जनरली जो ए क्लास फायर के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर, है ना। तो आंसर होगा इसका फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन में कम्यूटेटर्स जनरली किस मटेरियल से बने होते हैं? तो डीसी मशीन के कम्यूटेटर जनरली बने होते हैं कॉपर से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरोसेंट ट्यूब व्हेन वर्क फ्रॉम डीसी सप्लाई। जब एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी सप्लाई से वर्क करते हैं तो ये कौन सा मटेरियल यूज़ करता है अपनी आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए? मीन्स उसकी लाइट कांस्टेंट रहे उसके लिए जनरली वो कौन सा मटेरियल यूज़ करता है फ्लोरोसेंट ट्यूब? तो वो होता है रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी किससे डिफाइन होती है? तो वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी की यूनिट होती है ओम पर वोल्ट, और एक और ऑप्शन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल हाँ, तो ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। मींस हमेशा ये रेसिप्रोकल होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के, और इसकी यूनिट होती है ओम पर वोल्ट। मींस आंसर उसका होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर में एडी करंट किसके द्वारा कम किए जा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है इसी पेपर में। मैंने बताया था कि ये वार्निश का लेमिनेशन करा जाता है कोर पे, जिससे ये रिड्यूस हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? यूजिंग वार्निश लेमिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ 4 पोल 1500 RPM अल्टरनेटर हैविंग द फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? NS इक्वल टू 120F/P। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, P मीन्स पोल, N मीन्स स्पीड।
सिंक्रोनस स्पीड। तो इसकी स्पीड दी हुई है कितनी, 1500, 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल 4। तो 4 मतलब 6000, 1500 इंटू 4 मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू फ्रिक्वेंसी। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60, मीन्स आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो आंसर क्या होगा इसका, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क टाइप इंसुलेटर एम्प्लॉयड एज सस्पेंशन इंसुलेटर हैव। सस्पेंशन, अगर डिस्क टाइप इंसुलेटर को सस्पेंशन इंसुलेटर के जैसा यूज़ करना है तो उसमें क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्क लगी होती हैं। तो आंसर क्या होगा, डिस्क इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हम जानते हैं जो सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं उसमें जो डिस्क होती हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्या करें कि जब सामान्य रूप से एक्साइटेड एक सिंक्रोनस मोटर हो, उसको नॉर्मली एक्साइटेड हो और उस पर लोड कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं हम, तो वो लैगिंग पावर फैक्टर की तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है। जनरली सिंक्रोनस मोटर होती है वो जनरली वर्क करती है एट यूनिटी पावर फैक्टर, बट जैसे जैसे उसमें लोड बढ़ाते जाते हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर की तरफ बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लैगिंग से अधिक हो जाता है। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर फॉर ITI TO जो लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था। शिफ्ट थर्ड थी ये 3 to 5 PM वाली, उसमें पूछा गया था। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस पोस्ट। थैंक यू।